हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसफी ऑफ लाइव ऑन स्टडी आईक्यू आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है। पतंजलि के योग दर्शन में और कपिल के सांख्य दर्शन में डिफरेंस ये है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उसको नकारा भी नहीं गया। यानी कि कपिल मुनि जो है वो ना तो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कोई प्रमाण देते हैं और ना ही उसको रिजेक्ट करते हैं। वो एग्नोस्टिक हैं, अज्ञेयवादी हैं। वो ये कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के संबंधी हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ना तो हम ईश्वर को जानते हैं और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर को नहीं जानते। हमारे लिए ईश्वर के होने और नहीं होने के दोनों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। यानी कि हम कौन हैं? हम एग्नोस्टिक हैं। यानी कि सांख्य दर्शन जो है वो एग्नोस्टिक माना जाता है, इसीलिए सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। जबकि योग दर्शन में ईश्वर का स्थान है। महर्षि पतंजलि जब योग लेके आते हैं तो योग दर्शन में ईश्वर का स्थान है, इसलिए योग दर्शन को शेषवर सांख्य कहा जाता है। बिकॉज दे हैव गॉड, they have the existence of god, they talk about the existence of god and they also give the proof for the existence of god। इसलिए योग दर्शन को शेषवर सांख्य बोला जाता है। अब अगर बात करते हैं हमारे योग दर्शन की, तो योग दर्शन में यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं इनकी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BL/1। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी, जो भी मीडियम आप यूज करते हैं। हमारा फिलोसफी का जो अगला बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च को, और इसके अगली जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। हमारी लाइव क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, जिसमें 12 टेस्ट होते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। सारा स्टडी मटेरियल मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है, ये मान के कि आपका फिलोसफी का बैकग्राउंड नहीं रहा था तो आपको उसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत ना हो, आप आराम से फिलोसफी की लैंग्वेज को समझ लें ईजी एग्जाम्पल के साथ में, विद क्लासिकल एग्जाम्पल जो फिलोसफी में दिए गए हैं, जो फिलोसफर्स ने दिए, जो थिंकर्स ने दिए, जो स्कूल्स ऑफ थॉट ने दिए, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। दोनों ही तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन वहां पे दिए हैं, दोनों तरीके के भी एग्जांपल्स मैंने वहां पे दिए हैं। आपको एक सिंगल बुक भी मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लासरूम हैंडरिटन नोट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको हमारी क्लास के जो पीपीटीज हैं वो भी मिलते हैं। फिलोसफी ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो उसके अपने यहाँ कई सारे बेनिफिट्स हैं। शॉर्टेस्ट सिलेबस है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। स्टैटिक सब्जेक्ट है, डायनामिक नहीं है, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। इसके अलावा 327 इसका हाईएस्ट स्कोर रहा है, यानी कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। 7.9 इसका एवरेज सक्सेस रेट है। हर साल टॉपर्स निकलते हैं फिलोसफी ऑप्शनल से। कई सारे आपके जीएस के पेपर्स को भी ओवरलैप करता है, जैसे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 4। इसके अलावा ऐसे पेपर में आपने पिछले 5-6 सालों में देखा होगा कि 80 to 85% क्वेश्चन जो हैं वो आपके फिलोसफी से, डायरेक्ट फिलोसफी पूछी जाती है। मतलब आपको फिलोसफी तो पढ़नी ही है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि आपको फिलोसफी पढ़नी है अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अगर आप फिलोसफी ऑप्शनल को चूज करते हैं तो उसके लिए फिर अलग से आपको फिलोसफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए आपके जीएस के पेपर्स में काफी ये हेल्पफुल रहता है। आगे बात करते हैं हमारे क्लासेस की। तो मंडे टू फ्राइडे हमारे क्लासेस होते हैं, दिन में 1 से 4 क्लासेस होते हैं, जो क्लासेस बाद में रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। इसके साथ में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। हमारे मेंटोर्स आपको 24/7 अवेलेबल रहते हैं। कोई भी आपके क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे मेंटोर्स के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव क्लासेस। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे योग दर्शन की। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। चित्त है, उसके बाद चित्तवृत्ति है, क्लेश है, समाधि और कैवल्य है। चित्त का मतलब होता है जब बात करते हैं प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं, जब प्रकृति का पुरुष से मिलन होता है तो सृष्टि की रचना होती है। इस सृष्टि की रचना में सबसे पहले जो तीन इवोल्यूट होते हैं, पहला होती है महत। महत यानी कि बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और दूसरा है मनस यानी कि कॉस्मिक माइंड।
और तीसरा है ईगो यानी कि अहंकार। इस तरीके से ये तीन चीजें जो हैं, तीन जो इवोल्यूट्स हैं वो प्रकृति के फर्स्ट इवोल्यूट्स होते हैं। इन तीनों को मिलके ही क्या बनता है, इन तीनों को मिलके ही बनता है चित्त, जिसको चित्त कहा जाता है। वो मन, बुद्धि और अहंकार है। मन हमारी छठी इंद्री है, बुद्धि यानी कि हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जिससे हम सोच पाते हैं, जिससे कि हमारे लिए चीजें इंटेलिजिबल होती हैं, हम बुद्धि लगा के उनको समझ सकते हैं। इसके अलावा अहंकार का मतलब है ईगो। ईगो का मतलब हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, कि हम अपने आप को कुछ समझते हैं, हमारा कुछ नाम है, हमारी कुछ पहचान है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई जैसी भी फॉर्म में करते हैं, वो हमारी ईगो है। इसके बाद में हम बात करते हैं चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति का मतलब होता है मॉडिफिकेशन इन चित्त। अब ये जो चित्त है, इसमें चित्त की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि जो चित्त है जब ये एग्जिस्टेंस में आता है प्रकृति और पुरुष के मिलन के बाद, फिर इसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये मॉडिफिकेशन 5 तरीके के होते हैं। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, और पांचवा है स्मृति। ठीक है। प्रमाण का मतलब है राइट कॉग्निशन, यानी कि चीजों को आप सही तरीके से समझते हैं, चीजें जैसी हैं आप वैसी ही समझते हैं। लेकिन कभी कभी विपर्य भी होता है, यानी कि रॉन्ग कॉग्निशन, चीजें जैसी हैं वैसे आप उसको नहीं समझते, यानी कि आपको एरर होती है। विकल्प का मतलब होता है वर्बल कॉग्निशन, चीजों के बारे में जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वर्बल कॉग्निशन दिया जाता है, और या फिर इमेजिनेशन भी होता है, किसी भी चीज के बारे में आपको बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कभी ताजमहल नहीं देखा, ताजमहल के बारे में आपको बताया गया, या फिर आपने खुद से इमेजिन किया कि ताजमहल कैसा होगा। मैंने आपको बताया ताजमहल एक ब्यूटीफुल व्हाइट मार्बल से बना है, एक बहुत ही सुंदर इमारत है, तो आपने उसके इमेजिन किया, और मैंने जो आपको वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया उससे आपने इमेजिनेशन किया। तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं विकल्प। निद्रा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, यानी कि जब आपका कॉग्निशन काम नहीं करता, या फिर एक जो स्लीपलेसनेस वाली जो स्थिति रहती है, जब हम सोते हैं तब हमारा कॉग्निशन काम नहीं करता, तब हम कोई नॉलेज गेन नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड निद्रा। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है हमारे जो भी लेटेंट इंप्रेशंस हैं, जब भी हम कोई रिलेटेड काम करते हैं, रिलेटेड कोई इवेंट आती है, तो जो कुछ भी पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे हम रिकॉल कर पाते हैं, हमारे रिकलेक्शंस होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी। अब हम बात करते हैं क्लेश की। जब जब पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं तब सृष्टि की रचना होती है, जीव की उत्पत्ति होती है। जब जीव की उत्पत्ति होती है तो उसके जीवन में 5 तरीके के क्लेश होते हैं। 5 तरीके के क्लेश होते हैं। वो क्लेश कौन कौन से होते हैं, इसकी अब हम बात करते हैं। हाँ, अब क्लेश का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। क्लेश का मतलब होता है रीजंस ऑफ सफरिंग्स। आपके जीवन में अगर दुख होते हैं तो वो दुख क्यों होते हैं, उस दुख का क्या कारण होता है, उस दुख का जो कारण है वही क्लेश है। इसमें सबसे पहले आता है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और पांचवा है अभिनिवेश। अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस, कि हमें कभी कभी अविद्या होती है, इग्नोरेंस होता है, हमारे पास अज्ञानता होती है। हमारी जो अज्ञानता है यही हमारे दुख का कारण है। हमारे लाइफ में जितने भी हमारे सफरिंग से जो भी पेन है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है वी हैव इगोइज्म, यानी कि हम अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं किसके, मटेरियल फॉर्म में। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं इस बॉडी के फॉर्म में, कि मैं ये हूं, ये मेरा बॉडी है, मेरी ऐसी नाक है, मेरे ऐसे बाल हैं, मेरी ऐसी वॉइस टोन है, ये मेरी नॉलेज है, मेरी इतनी हाइट है, मेरा इतना वेट है, ये सब क्या है, ये अस्मिता है।
मैं अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करता हूं, और जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होती है, बॉडी को कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है ये मेरी प्रॉब्लम है, या मेरे सेल्फ को यानी कि पुरुष को ये लगता है ये मेरी प्रॉब्लम है, जबकि वो प्रॉब्लम किसकी थी, वो प्रकृति की थी, क्योंकि ये बॉडी तो प्रकृति का है। तो ये भी क्या है, ये भी अस्मिता है, ये भी रीजन ऑफ सफरिंग है। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। कुछ चीजें हमारे बॉडी को सुख देती हैं, हमें जिन चीजों से सुख मिलता है यानी कि जिन चीजों से हमें प्लेजर मिलता है, उन चीजों से हमें अटैचमेंट हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो चीजें हमसे कभी भी दूर ना जाएं, हमेशा वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। तो इसको हम कहते हैं राग यानी कि अटैचमेंट। द्वेष का मतलब होता है अवर्जन। जो चीजें आपको दुख देती हैं, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, आप हमेशा उनसे बचने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अवर्जन। ये भी क्या है, ये भी रीजन ऑफ सफरिंग है, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस चीज से आप बचने की कोशिश करते हैं वो हमेशा आपसे दूर रहे, वो आपके पास भी आएगी तो आपको दुख होगा। यानी कि ये भी क्या है, रीजन ऑफ सफरिंग, यानी कि ये भी एक क्लेश है। आगे बात करते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ। अब क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, हमें लगता है ये फिजिकल बॉडी हमारा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो उसको हमें खोने का भी डर होता है, यानी कि मरने का भी हमें डर होता है, जिसके जिसके दूसरे कई सारे उपाय हम ढूंढ लेते हैं। हम अपनी अगली जनरेशन्स को पैदा करते हैं ताकि हमारी जनरेशन्स के फॉर्म में हम जीवित रह सके। हम कोई ऐसे काम करके जाते हैं जिससे कि हम चाहते हैं कि हमारा नाम हमारे मरने के बाद भी रह सके। ये क्या है, ये फियर ऑफ डेथ ही है, जिसको अभिनिवेश कहा गया है। इस फियर ऑफ डेथ से भी क्या होता है, सफरिंग होती है। तो दीज आर द कॉजेस ऑफ सफरिंग दैट आर कॉल्ड क्लेशास इन महर्षि पतंजलि's योगा। अब हम बात करते हैं समाधि की। समाधि का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं सांख्य योग दर्शन की, तो सांख्य योग दर्शन में अष्टांग योग की बात की गई है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अगर आपको इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज, इफ यू वांट टू गेट एनलाइटमेंट थ्रू विच यू कैन गेट कैवल्य, अगर आपको कैवल्य चाहिए तो कैवल्य के लिए आपको अष्टांग मार्ग अपनाना पड़ेगा, सॉरी अष्टांग योग अपनाना पड़ेगा। उस अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। आठवीं जो स्टेज है वो समाधि की है। समाधि का मतलब होता है कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन है दो तरीके का होता है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात को हम सभी सभी समाधि भी कहते हैं, असंप्रज्ञात को निर्बीज भी कहते हैं। संप्रज्ञात का मतलब होता है जहां पर ध्याता और ध्येय दोनों में डिफरेंस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोई कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूं तो मैं अपने आप को अलग समझता हूं, जिस चीज पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं उसको मैं अपने आप से अलग समझता हूं, दोनों में डिफरेंस बना रहता है। ये संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, ध्याता और ध्येय जो है वो एक हो जाता है। दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि, दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कहलाती है असंप्रज्ञात समाधि। कैवल्य को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में जैसा कैवल्य को बताया गया है, योग का कैवल्य भी वही है। कैवल्य का मतलब है प्रकृति और पुरुष का विच्छेद होना, द सेपरेशन ऑफ पुरुषा फ्रॉम प्रकृति, दैट इज कॉल्ड कैवल्य। जब पुरुष ये समझ जाता है कि ये मैं प्रकृति नहीं हूं, इसके जो तीन गुण हैं वो मेरे नहीं है, मैं तो त्रिगुणातीत हूं, मैं तो एवर लिबरेटेड बीइंग हूं, उसी टाइम जो पुरुष है वो प्रकृति से अलग हो जाता है। एंड दिस इज द स्टेट ऑफ कैवल्य और लिबरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योगा फिलोसफी। आज के सेशन में इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Thank you so much for joining this session. Have a good day. Good luck. Stay tuned, study IQ, and see you in the live batch.